गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक सीरियस टॉपिक के ऊपर है, जिसके बारे में हर एक इंसान जानता है, लेकिन उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इस समाज में, या फिर उसके लिए क्या पहल की जा सकती है, उसके बारे में शायद ही कोई सोचता है। जी हाँ, बात हो रही है जेंडर इक्वलिटी की। जेंडर इक्वलिटी शब्द एक ऐसा शब्द है जो कई महिलाएं हैं इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती हैं। हमारे समाज में अभी भी कई ऐसे तरीके के रूढ़िवादी विचारधारा के लोग मौजूद हैं जहां या जिसे या जो महिलाओं को केवल और केवल घर के काम करने के एक चीज़ मानते हैं और घर में शोभित होने वाली एक चीज़ या वस्तु के रूप में देखते हैं। लेकिन समाज में परिवर्तन के साथ ही कई ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि पुरानी परंपराओं को या फिर रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ते हुए नज़र आ रही हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले महिलाएं नहीं रहती थीं या नहीं काम करती थी या नहीं जाती थी, आज वो आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उनके लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है, जो पुरानी तरीके का जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी भी उनके लिए अपमानजनक है। आज के इस परिवेश में महिलाएं खुल करके अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हैं, और ऐसे में जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं, तो अगर कोई महिला छोटे कपड़े पहनती है या फिर मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है, तो उनके ऊपर भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए अलग शब्द से उनको नवाजते हैं। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक हैंडबुक जारी किया है, जिसमें समाज में महिलाओं के प्रति किस तरह के शब्द के इस्तेमाल होने चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला कोर्ट में आता है तो उसके लिए जो वर्ड है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, ताकि उस वर्ड को बोल करके किसी महिला को अपमानित न किया जाए। साथ ही केवल महिलाओं के लिए नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पुरुषों के लिए भी अपमानजनक हैं, और उस पे भी ये हैंडबुक आया है, और इसी के बारे में चर्चा है इस एडिटोरियल में। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से, स्टेरियोटाइप्स। इसका मतलब तो आप जानते होंगे। स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है घिसा पिटा, पुराना या फिर रूढ़िवादी, और उसके खिलाफ फाइट करना है। यानी जो पुरानी परंपरा है, पुरानी जो तौर तरीके हैं, खासकर जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, उस मामले में उसके बारे में एडिटोरियल है। आगे के लाइंस में आप देख सकते हैं, ऑन द हैंडबुक, जैसा मैंने बताया कि हैंडबुक जारी किया गया है ऑन कॉम्बेटिंग। कॉम्बेट करना का मतलब सामना करना, फाइट करना उसके साथ। किसके साथ? जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जेंडर स्टेरियोटाइप्स करने का मतलब जेंडर से रिलेटेड जो भी पुरानी परंपरा है, रूढ़िवादी विचारधारा है, उससे फाइट करने के लिए एक हैंडबुक आया है। कोर्ट गाइडलाइंस ऑन जेंडर टाइप कास्टिंग। कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन आया है किसके ऊपर? जेंडर टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब यही होता है कि सेम तरीके का जो होता है। कैन बी अ कैटलिस्ट, ये एक तरह से उत्प्रेरक का काम कर सकता है। किसके लिए? बदलाव के लिए। तो कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक और चेंज मतलब बदलाव। यानी समाज में बदलाव लाने के लिए जो कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है जेंडर इक्वलिटी को लेकर के, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है बदलाव लाने के लिए। इतना समझ में आ गया होगा। आगे की कुछ लाइंस हैं उसको अब हम लोग समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कर लिया। इन द क्वेस्ट फॉर, क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपकी जो एक तरह से तड़प होती है, ठीक है, या फिर खोज होती है। यानी इक्वल राइट की तलाश में इन क्वेस्ट फॉर हो सकता है। इन द क्वेस्ट फॉर इक्वल राइट्स, यानी समान अधिकार के प्राप्ति हेतु जो क्वेस्ट चल रहा है, जो तड़प है, या फिर जो आप कोशिश कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। यानी इक्वल राइट्स के तलाश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है, बाय रिलीजिंग गाइडलाइंस टू टेक ऑन हार्मफुल जेंडर स्टेरियोटाइप्स
दैट परपेचुएट इनइक्वालिटीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें बात कही गई है कि जो हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी वैसे पुराने तरीके घिसे पिटे जेंडर से रिलेटेड जो रूढ़िवादी विचारधारा है जो कि हानिकारक है, दैट परपेचुएट इनइक्वालिटी, जो कि इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। परपेचुएट का मतलब होता है लंबे समय तक कोई चीज़ को कंटिन्यू करना। तो जो लंबे समय तक इनइक्वालिटीज़ को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उसके मामले में एक गाइडलाइन रिलीज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे देखिए, लेइंग डाउन अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। इस हैंडबुक में जो वर्णन किया गया है कई डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एंड राइटिंग के समय यूज़ किया जाएगा। यानी क्या सही है क्या गलत है, क्या डूज है क्या डोंट्स है, जो भी फैसला जज देंगे या कोर्ट से रिलेटेड जो लोग होंगे वो क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें लिखा हुआ है। द हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स हेल्प्स जजेज आइडेंटिफाई लैंग्वेज। और जो हैंडबुक है वो मदद करेगा जजेज को क्या आइडेंटिफाई करने में, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जो पुराने घिसे पीटे जो वर्ड्स हैं, उसको हेल्प करेगा जज को आइडेंटिफाई करने में। यानी जो लैंग्वेज वो लिखेंगे, मान लिया अपना वर्डिक्ट में या फैसला में, तो ऐसे में वो जो शब्द हैं उसमें गाइड किया हो रहेगा कि इसके लिए ए शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। पुराना घिसा पिटा शब्द महिलाओं के लिए या किसी के लिए नहीं होगा। दैट प्रमोट्स आर्केइक, आर्केइक मतलब पुराना होता है, प्राचीन होता है, और इनकरेक्ट आइडियाज़। यानी यहाँ पे जज को ये फ़ायदा होगा कि जो पुराने यानी प्राचीन और इनकरेक्ट आइडियाज़ हैं जिसको प्रमोट किया जाता है उससे बचेंगे। इस हैंडबुक के माध्यम से आपको सही वर्ड की जानकारी होगी। ठीक है, तो आर्केइक मतलब पौराणिक और इनकरेक्ट तो समझते ही हैं आप। खासकर औरतों के मामले में जो पुराने शब्द का आर्केइक शब्द का इस्तेमाल होता है उससे बचेंगे। एंड इसमें और क्या है बुक में, एंड ऑफर्स अल्टरनेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक अल्टरनेटिव वर्ड और फ्रेज का भी जिक्र रहता है उसमें। इंस्टीड ऑफ अफेयर, हमारे यहाँ ये शब्द कॉमन है। जब कोई किसी के प्यार में जाता है रहता है तो अफेयर है उन दोनों के बीच में हम लोग बोलते हैं। तो जो अफेयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इट विल बी डी रीगर। डी रीगर एक फ्रेंच वर्ड है। डी रीगर कहने का मतलब होता है कि आउट ऑफ स्ट्रिक्टनेस, यानी जो एटिकेट है, एटिकेट मतलब शिष्टाचार है, शिष्टाचार के बाउंड्री से बाहर निकलना, ये कहलाएगा। यानी अब अफेयर नहीं बोलेंगे, अगर कोई आदमी अफेयर कर रहा है तो ये नहीं कहेंगे, अब कहेंगे हम लोग क्या कि डी रीगर। इसके लिए अफेयर के लिए डी रीगर वर्ड का इस्तेमाल होगा। मीन्स आउट ऑफ स्ट्रिक्टनेस, यानी जो स्ट्रिक्ट नियम कानून जो फॉलो कर रहे हैं उस बंधन को तोड़ करके थोड़ा आगे आप निकलें। टू से अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, तो डी रीगर क्या हो गया कि अ रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज, मैरिज शादी के बाद जो रिलेशनशिप होता है, शादी मतलब अपने पार्टनर से बाहर। सिमिलरली फॉर एडल्ट्रेस, एडल्ट्रेस का मतलब होता है बेविचारणी शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी में लगा हुआ है जो शादी के बाद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखता है तो एडल्ट्रेस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बेविचारणी कहा जाता है। द प्रीफर्ड यूजेस अ वुमेन हु हैज़ एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। अभी मैंने बताया कि एडल्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि जब कोई औरत सेक्सुअल रिलेशंस में रहती है आउट ऑफ मैरिज तो उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेस। ये सारे वर्ड का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। A host of derogatory and seemingly mild adjectives have been dropped too while referring to women। तो कहा गया कि जो डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक और जो हल्के फुल्के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। यानी जो औरतों को रेफ़र करने के लिए जो
अपमानजनक हल्के फुल्के शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, तो उन शब्दों को अब ड्रॉप कर दिया गया है किसी भी वुमेन के कैरेक्टर के बारे में बतलाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो इट इज फॉर इंस्टेंस इट इज नो लॉन्गर चेस्ट वुमेन। अब जो है चेस्ट पवित्र वुमेन नहीं कहा जाएगा, यानी चेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ड्यूटीफुल वाइफ, हाउस वाइफ, अ प्लेन वुमेन, ये सब जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था अब नहीं रहा। होम मेकर विल डू, यानी कहने का मतलब कि औरतों के कैरेक्टर के बारे में, औरतों के जो काम की पद्धति के अनुसार उसके नाम दिए जाते थे। चेस्ट है तो पवित्र माना जाता है, कार्य में अगर ये है ज़्यादा ड्यूटीफुल है तो ड्यूटीफुल वाइफ कहा जाता है, हाउस वाइफ कहा जाता है। अब प्लेन बेचारी जो कुछ नहीं करती है, शांत रहती है, प्लेन है, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल अब नहीं होगा। मेन हैव नॉट बिन फॉरगेटन ईदर, लेकिन इस हैंडबुक में औरत के बारे में तो कहा ही गया है, साथ ही मेन मेन को यानी पुरुषों को नहीं भूला गया है, यानी पुरुष पे भी इस पे ध्यान रखा गया है। विद द कोट स्ट्राइकिंग डाउन वर्ड्स सच एज इफेमिनेट, इसमें जो वर्ड है उसको हटा दिया गया, स्ट्राइक डाउन किया गया है। वो वर्ड कौन सा है? इफेमिनेट। इफेमिनेट उस व्यक्ति को कहते हैं, अ पर्सन हु हैज़ विमेनिस कैरेक्टर। और हमारे समाज में वैसा व्यक्ति जो वुमेन यानी औरत की तरह बिहेव करता है उसको प्रोजेटिव प्रोरेजेटिवली, प्रोरेजेटिवली का मतलब होता है अपमानजनक तरीके से। तो हमारे यहाँ पेजोरेटिवली क्या करते हैं, उसको पेजोरेटिवली मतलब अपमानजनक लिख लीजिएगा, तरीके से उसको हम लोग मजाक उड़ाते हैं। जो आदमी इफेमिनेट होता है, जिसको हमारे समाज में मौगा या कुछ ऐसा कहा जाता है, तो इफेमिनेट व्हेन यूज्ड पेजोरेटिवली एंड फैगट, फैगट का मतलब होता है वैसा जो गे होता है। तो ये जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मेन के लिए, उसके ऊपर भी कोर्ट के द्वारा इन वर्ड को हटा दिया गया है, यानी अब इसका इस्तेमाल उनके लिए आप नहीं कर सकते हैं। विद द डायरेक्टिव accurately 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 describe the individual sexual orientation, अब जो वर्ड है उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी उसकी उत्पत्ति किस रूप में हुई है वैसे हम लोग उसको करेंगे। जैसे एक होता है होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इफेमिनेट या फिर फैगेट वर्ड का इस्तेमाल करना सही नहीं कहा गया है कोर्ट के अनुसार। चलिए आगे के लाइंस को देखते हैं। पॉइंटिंग आउट दैट स्टेरियोटाइप्स, इन स्टेरियोटाइप्स को हाईलाइट करते हुए, पॉइंट आउट मतलब हाईलाइट करना, अ सेट ऑफ आइडियाज दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक। तो जो लोगों के मन में जो आइडिया होता है कि कोई आदमी कैसा है क्या है, स्पेशली एन आइडिया दैट इज रॉन्ग लीड्स टू एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ख़ास करके वैसे आइडिया, वैसे सोच, वैसे विचारधारा जो किसी के प्रति होती है और जिसके वजह से एक्सक्लूशन, समाज से उसको बाहर बहिष्कृत किया जाता है, और उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी उसका अपमान समझिए होता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इट आइडेंटिफाइज कॉमन प्रिजम्पशंस अबाउट द वे सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट, रेप, अदर वायलेंट क्राइम्स आर व्यूड। हमारे समाज में पहले से ही उसके बारे में प्रिजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, यानी पहले से हम लोग धारणा बना लेते हैं किसी चीज़ को लेकर के, परिकल्पना कर लेते हैं कि अगर कोई हमारे समाज में जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, उसके साथ वायलेंट क्राइम्स हुए हैं, तो उसके प्रति हम लोग और गलत नज़रिया रखने लगते हैं, उसको हम लोग नीच दृष्टि से देखने लगते हैं। तो एक तरह से औरतों के खिलाफ क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो समाज में उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ना के बाद भी हमारे समाज में उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, या फिर उसको बहिष्कृत माना जाता है, या उसके साथ भेदभाव होता है। वो सबसे बड़ी दुख की बात है। आगे के लाइंस पढ़ते हैं। वन ऑफ द स्टेरियोटाइप्स कोट शैटर्स इज वुमेन
who do not wear traditional clothes and smoke. एक और जो पुरानी परंपरा है जिसको कोर्ट ने तोड़ा है, शैटर्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो शैटर्स मतलब ब्रेक डाउन जो कोर्ट ने तोड़ा है वुमेन के मामले में, औरत के मामले में, वो ये है कि उनके जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स न पहनने के ऊपर और स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, और आस्किंग फॉर ट्रबल। यानी अगर हमारे समाज में औरतें ट्रेडिशनल क्लोथ नहीं पहनती हैं, स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, तो उनके लिए ट्रबल का विषय हो जाता है। एंड डिवाइन ड्राइव्स होम द इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ कंसेंट। और घर में वो क्या एक तरह से लेके जाता है, कंसेंट का मतलब सहमति, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसेंट, यानी एक इम्पोर्टेंट जो बिंदु है कंसेंट की, यानी वहाँ कह सकते हैं कि ये लाइन का मतलब ऐसा समझिए कि हमारे समाज में उसको एक मुद्दा बन जाता है सहमति का, ठीक है, कि घर में के लोग उसमें सहमत होंगे कि नहीं होंगे, इस मुद्दे पर बहस चलती है। इट ऑल्सो फर्मली असर्ट्स दैट women who are sexually assaulted may not be able to immediately report the traumatic incident. हमारे समाज में ये भी देखा गया है कि अगर कोई औरत सेक्सुअली असॉल्ट होती है, यानी उनके ऊपर किसी तरह से सेक्सुअल समझ सकते उनका रेप होता है या कुछ होता है, तो दे आर नॉट अलाउड इवन टू रिपोर्ट द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। उनको ये ट्रॉमेटिक मतलब जो उनको ट्रॉमा मिले जाए, प्रॉब्लम मिले जाए दिमागी तौर पे, उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने का भी अधिकार नहीं है। मतलब वो नहीं कर पाती हैं, अधिकार तो है ही लेकिन कर नहीं पाती हैं सिचुएशन के हिसाब से। कोर्ट शुड टेक सोशल रियलिटीज़ एंड अदर चैलेंजेस फेसिंग वीमेन सीरियसली। जो कोर्ट ने जो सोशल रियलिटीज़ है यानी सामाजिक सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई के साथ साथ जो चैलेंजेस वे लोग फेस कर रही हैं उसको सीरियसली लिया है। इट सेज, एक आता है किसके द्वारा कहा गया है, कोर्ट के द्वारा। इट इज़ रॉन्ग द कोर्ट एड्स, कहा कि ये गलत है, कोर्ट कहता है टू एज्यूम वुमेन आर ओवरली इमोशनल, यानी कोर्ट कहता है कि गलत है ये एज्यूम कर लेना, यानी ये परिकल्पना कर लेना कि जो औरतें होती हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, यानी उनके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं होती है, एंड कैन नॉट टेक डिसीजंस, और कोई डिसीजन नहीं ले सकती हैं। हमारे समाज में ज़्यादातर यही सोच होती है औरतों के प्रति कि वो इलॉजिकल हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशन में बह जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेरियोटाइपिकल प्रिजम्पशन दैट ऑल वीमेन वांट टू हैव चिल्ड्रन। और ये भी एक तरह से पुरानी परंपरा के अनुसार एक तरह के परिकल्पना है, पहले से ही हम लोग उसके बारे में सोच लेते हैं कि जितने भी औरतें होती हैं सब बच्चे चाहती हैं। सेज द हैंडबुक, हैंडबुक में लिखा हुआ है, एंड पॉइंट्स आउट डिसाइडिंग टू बिकम अ पेरेंट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। अब इस किताब जो कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि कोई भी औरत वो पेरेंट बनना चाहती हैं या नहीं बनना चाहती हैं, वो इंडिविजुअल की चॉइस है। हमारे समाज में क्या होता है कि शादी अगर हुई तो शादी के बाद घर से प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि मुझे पोता का मुंह देखना है, कोई बोलेगा कि मेरा बेटा, मुझे नाती का मुंह देखना है, कोई चाचा, कोई चाची, सब अलग अलग तरीके के लोग ताने मारने शुरू कर देते हैं। यानी औरत को देखते ही उनको लगता है, या फिर उनके यहाँ जो भी आती हैं पतोहू या कोई किसी भी फॉर्म में वो हों, देखते ही उनको लगता है कि उनको बच्चा चाहिए, और ऐसे में उनकी जो इंडिविजुअल चॉइस है उनको कहीं ना कहीं वो मार देती हैं। दीज पॉसिबिलिटीज़, ये जो सारे जो संभावनाएं हैं, टू बी एबल टू चूज़ व्हाट टू डू इन लाइफ, जिसमें ये चूज़ करना होता है कि ज़िंदगी में करना क्या है, आर स्टिल फ्रस्ट्रेटिंगली आउट ऑफ रीच फॉर मोस्ट ऑफ इंडियाज़ वुमेन। अभी भी फ्रस्ट्रेट कर देने वाला जो सिचुएशन है अभी भी ज़्यादातर औरतों के रीच से बाहर है, यानी उनको ज़िंदगी में करना क्या है अभी भी वो खुद डिसाइड करने की स्थिति में नहीं है, या फिर उनको डिसाइड नहीं किया जाता है, देने दिया जाता है। इन अ लार्जली पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक बृहद पैट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान सोसाइटी में गर्ल्स आर ऑफन फोर्स टू पिक मैरिज, लड़कियों को मजबूर कर दिया जाता है शादी करने के लिए, एज अ वे आउट टू अवॉइड सोशल स्टिग्मा,
इसलिए ताकि वो जो परिवार है, जो सामाजिक अस्टिग्मा, यानी अस्टिग्मा का मतलब होता है एक दाग, धब्बा, यानी सामाजिक धब्बा से अपने आप को बाहर निकाल ले। यानी अगर हमारे समाज में कोई अगर लड़की शादी नहीं करती है तो उसके परिवार के ऊपर सामाजिक तौर पे एक समझा जाता है कि वो समाज में एक धब्बा है। एंड नॉट एजुकेटेड एंड करियर, और शादी करने के बाद न पढ़ाने की बात होती है और न ही उसके करियर की बात होती है। इवन इफ थिंग्स आर चेंजिंग, यहाँ तक कि जो चीज़ें हैं वो अब बदलती जा रही हैं। द पेस इज़ स्लो, लेकिन इसका जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो है, यानी जो गति है वो धीरे धीरे बदल रही है, इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। टू अचीव जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए फंडामेंटल जो मेन चेंजेस हैं नीड टू बी मेड टू शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, रिजेक्ट करना। तो जो जितने भी स्टेरियोटाइप्स हैं उसको सन करने के लिए, यानी रिजेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि फंडामेंटल बदलाव लाए जाएं। That women are more nurturing and better suited to care for others and should do all household choices are simply wrong notions. हम लोगों ने क्या विचारधारा बना लिया है, हम लोगों ने एक नोशन बना लिया है, धारणा बना लिया है। नोशन का मतलब धारणा होता है। तो हम लोग एक गलत धारणा बनाए हुए हैं कि जो औरतें होती हैं वो केवल और केवल नर्चरिंग के लिए होती हैं, बच्चों के देखभाल करने के लिए होती हैं, बेटर सूटेड फॉर, दूसरे के केयर करने के लिए होती हैं, जो घर के काम होते हैं उसके लिए होती हैं। दिस इज रॉन्ग नोशन। द हैंडबुक में बी गाइड फॉर जजेस एंड लॉयर्स, ये जो हैंडबुक है एक तरह से पथ प्रदर्शक है, गाइड है, किसके लिए? जजों के लिए और जो भी वकील हैं उनके लिए। बट इट कुड ऑल्सो बी कैटलिस्ट फॉर चेंज राइट डाउन टू द सोशल लेवल, और ये जो हैंडबुक है एक तरह से कैटलिस्ट का भी काम करेगा, यानी उत्प्रेरक का काम करेगा हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।